Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखें तो हमने बेसिक सा एक डिज़ाइन बना लिया था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमको सॉर्ट आउट करनी है। पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है ना, यानी कि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो खाली बक्से भी ऐड हो जाएंगे, तो कोई प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है। फिर ईमेल आईडी में मैं अगर मतलब कुछ भी डेटा लिखता हूँ तो भी वो है ना, यहाँ पे ईमेल आईडी में कुछ भी लिखा हुआ आ गया। मार्क्स में अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू दे देता हूँ तो वो 0 ऐड कर देता है। ये बात अलग है कि कोई लेता नहीं न्यूमेरिकल में नंबर में, क्योंकि नंबर कर रखा है तो वो कभी भी वैल्यू निकालोगे तो डेटा आएगा नहीं आपके पास। लेकिन अल्टीमेटली कोई एरर नहीं दे रहा है कि मैंने मार्क्स गलत डाले। तो मैं वो सारे वैलिडेशन चाहता हूँ कि सारे बॉक्सेस फिल करना मैंडेटरी हो जाए हमारे लिए। जावास्क्रिप्ट में क्या किया था आपने इस काम को करने के लिए? खुद से कुछ मैनुअल वैलिडेशन लगाए थे आपने, है ना? तो वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, वो मैं नहीं करवा रहा। आप चाहो तो आपने मैनुअल वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, है ना। हम क्या करने वाले, हम रिएक्ट नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम जावास्क्रिप्ट का ही दूसरा तरीका समझ लें, क्योंकि हमको पता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैंने एक इनपुट टाइप बॉक्स बनाया, जैसे रोल नंबर, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भैया रोल नंबर बता, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? रिक्वायर्ड, राइट। तो HTML5 हमको कहता है कि भाई जिन बॉक्सेस को आपको मैंडेटरी करना है उसमें आप क्या लगा दो? रिक्वायर्ड। तो मुझे अगर सभी को मैंडेटरी करना है तो मैंने, ठीक है, मैंने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। ये जो सिलेक्ट टैग लगा था इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ये जो इनपुट टाइप ईमेल आईडी था इसके अंदर भी मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया। फिर यहाँ पे मैं बंदे से मार्क्स पूछ रहा था, इसको भी मैंने। तो अगर मैंने सारे जो 5 अलग अलग बॉक्सेस थे उन सभी पे अगर मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया तो मेरा ब्राउजर इसको मैंडेटरी मानेगा कि ये बॉक्सेस फिलअप करना जरूरी है, राइट, मैंडेटरी है अभी। लेकिन होगा ये कि जब मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो अभी भी डेटा ऐड कर रहा है, यानी कि वो रिक्वायर्ड लिखने के बाद भी वो रिक्वायर्ड चल नहीं रहा है, राइट। क्यों नहीं चल रहा, कुछ आइडिया? रिक्वायर्ड भी जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं किया ना सबने, ठीक। अब रिक्वायर्ड चलता है, लेकिन ये तभी चलेगा जब आप फॉर्म टैग लगाओगे। ये बिना फॉर्म टैग के नहीं चलता। अभी आपने डिजाइन तो बनाई है, लेकिन ये जब तक आप अपने पूरे डिजाइन को, जो भी आप डेटा यूजर से इनपुट ले रहे हो, जो भी आपने बटन बनाई है, सारी चीजें अगर फॉर्म टैग के अंदर नहीं है तो रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। अगर आपने नॉर्मली रिक्वायर्ड लगा दिया उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपने लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन ब्राउजर कभी भी वो वैलिडेशन चेक नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर पे फॉर्म टैग लगा दिया और फॉर्म टैग को यहाँ पे ओपन किया और पूरी डिजाइन के बाद, यानी कि यहाँ पर ये रो बंद हो रही होगी, मैंने यहाँ पे लाके पूरी डिजाइन, जो ऐड बटन, जो आपने बटन बनाया था वो भी, उन सभी को किसके अंदर रख दिया मैंने? फॉर्म टैग। ठीक, बस इतना सा काम किया। और आपने ये काम जैसे ही किया तो कहानी चालू हो जाएगी। तो वो बोल रहा है भैया नहीं, रोल नंबर भरो। बात समझ आई? ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो रही है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप नीचे देखो, ये एरर तो बोल रहा है कि भरो, बट फिर भी डेटा नीचे ऐड हो रहा है। बात समझ में आई? एरर तो दे रहा था यहाँ पे, लेकिन अब डेटा ऐड नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म टैग की आप स्टेप समझ लें, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में नहीं समझा तो यहाँ समझ लें। जब हम फॉर्म टैग लगाते हैं, एक टैग होता है हमारे पास फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर क्या होंगे आपके एलिमेंट्स, यानी कि इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स, वो ऐसे ही बंद कर दें। टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल बॉक्स, नंबर बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, जो भी आप बना रहे हो, राइट, वो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन होगा, जो कि कौन सा बटन होगा? सबमिट बटन। तो फॉर्म टैग के अंदर अगर आप एक बटन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो उस बटन को सबमिट बटन मानता है। जैसे ये बटन मैंने बना लिया, तो अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो ये उसको सबमिट बटन ही मानेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, बटन बनाने का एक तरीका और आता है आपको, कौन सा? इनपुट टाइप वाला।
यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ता है, यहाँ की कहानी अलग है। अगर इनपुट टाइप से करोगे तो यहाँ हम बताते हैं कि ये बटन है कि रीसेट बटन है कि सबमिट बटन है। लेकिन अगर आप इस वाले तरीके से नहीं बना रहे हो, आप इस वाले तरीके से बटन बना रहे हो, तो इसमें टाइप नहीं लिखना पड़ता हमको। लेकिन अगर आपने फॉर्म टैग के अंदर इसको रख दिया, इसका मतलब ये सबमिट बटन ही माना जाएगा। ठीक, सो फॉर्म टैग में ये सब कहानी होती है। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, जैसे ही इस सबमिट बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो तीन चीजें परफॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला, उस फॉर्म टैग के अंदर जितने भी आपने एलिमेंट्स बताए हैं उस पर वैलिडेशन चेक होते हैं। HTML5 के वैलिडेशन कौन कौन से, कि भाई हमें कहीं पर भी क्या लगा सकता हूँ, रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ। मैंने इनपुट टाइप को क्या दे रखा है, नंबर, तो नंबर के अलावा मुझे कुछ और डालने नहीं देगा। मैंने अगर ईमेल लिख रखा है तो इनपुट टाइप ईमेल फॉर्मेट ही लेगा वो। क्या हमारे पास मैक्स होता है, हमारे पास मिन होता है, हमारे पास मैक्स लेंथ होता है, हमारे पास मिन लेंथ होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैलिडेशन, इनबिल्ट वैलिडेशन HTML5 आपको देता है। सबसे पहला काम वही वैलिडेशन चेक करेगा। अगर इसमें से कोई सा भी वैलिडेशन फेल होता है तो वो अगली स्टेप पे नहीं जाएगा। राइट, ये वाली बात समझ आई सभी को? ऑनलाइन बेच ये अभी लगा लेकिन अभी अपने राइट। तो स्टेप समझ में आनी चाहिए आपको कि क्या करता है। सबसे पहला काम है क्या करेगा, वैलिडेशन चेक। अगर सारे वैलिडेशन सही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेकंड स्टेप पे आता है। सेकंड स्टेप में ये एक इवेंट एग्जीक्यूट करता है और वो इवेंट होता है ऑन सबमिट। कौन सा इवेंट होता है ये, ऑन सबमिट। इस इवेंट के अंदर आप वो कोड लिख सकते हो जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो अगर बटन पे क्लिक होता है तो। राइट, अब इस ऑन सबमिट के अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक्शन को कॉल कर देगा। अब फॉर्म टैग जब बनाते हैं तो फॉर्म टैग में एक और चीज लिखी जाती है, दैट इज एक्शन। ये आप पढ़ चुके हो और इसमें हम किसी दूसरे पेज का लिंक देते हैं, व्हाटएवर जो भी। तो रिक्वेस्ट कहां चली जाती है, दूसरे पेज पे। ये इसकी तीन स्टेप्स हैं। पहली कंप्लीट हुई दूसरे पे आएगा, दूसरी कंप्लीट हुई तीसरे पे आएगा। ठीक, हम फॉर्म टैग क्यों लगा रहे हैं, हम फॉर्म टैग इसलिए लगा रहे हैं ताकि मुझे ये वाले वैलिडेशंस मिल जाए, मुझे मैनुअल वैलिडेशन लगाने की जरूरत ना पड़े। ऑटोमेटिक वैलिडेशन जो है HTML5 के वो मुझे मिल जाए। मुझे वो बच्चों जैसी वो वाइफ ये एक एक चीज को मैं चेक करूं, ये वो नहीं करनी, बने बनाए तो क्यों मैं खुद से वैलिडेशन लगाऊं। इस पर्पस के लिए मुझे फॉर्म टैग चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने फॉर्म टैग लगा भी दिया, ये सारे काम कर भी दिए, तो ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो पेज रिफ्रेश कर देगा। क्योंकि फॉर्म टैग जैसे ही लगा ये तो अपना काम करना शुरू कर देगा, पहला वैलिडेशन फिर ये, और जैसे ही एक्शन कॉल पे आएगा तो ये एक्शन पे चला जाएगा, और एक्शन पे आपने जो पेज का नाम दिया होगा उस पे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। और अगर आपने एक्शन नहीं भी दिया मान लो, तो उसी पेज पे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्यों? अभी तो आप ध्यान से देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो खाली बक्सा ऐड हो भी रहा है, ये तो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर लेंगे अपन। लेकिन अगर मैं सोचूं चलो ठीक है मैं तो सारे बक्से भरता हूँ, मैंने यहाँ पे 106 लिखा, यहाँ पर मैंने हितेश लिख दिया, मैंने इसकी ब्रांच ले ली, मैंने यहाँ पे hitesh@whatever.com मार्क्स दे दिए, ये सब चीज सही से दे दी मैंने। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ नीचे ध्यान से देखना, हाँ हितेश ऐड हुआ। अब हितेश ऐड इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फ्लो समझ रहे हो ये अलग कहानी है, लेकिन तुमने एक कहानी और अलग से अटैच कर रखी है। और वो कहानी क्या है, इस बटन के क्लिक करने पे हमने एक फंक्शन चलाया था कल, ये अलग कहानी है, इसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके क्लिक करने पे ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हुआ, इसने हितेश ऐड कर दिया, लेकिन फॉर्म टैग अपना काम तो करेगा, ये अलग कहानी है। और उसने एक्शन को कॉल कर दिया और आपने फॉर्म टैग पे कोई एक्शन नहीं दिया था, तो उसने उसी पेज को फिर से रिफ्रेश कर दिया। तो वो तो हितेश कभी नहीं दिखेगा। जब भी कोई आप रिकॉर्ड ऐड करोगे तो वो रिकॉर्ड आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। और रिएक्ट में हमको पेज तो रिफ्रेश करना नहीं है।
बात समझ में आ गई? तो फॉर्म टैग से प्रॉब्लम है कि फॉर्म टैग अगर हमने लगा दिया तो हम तो ये काम कभी कर ही नहीं सकते, और फॉर्म टैग नहीं लगाएंगे तो हमें ये वैलिडेशन नहीं मिलेंगे, हमको मैनुअल वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हो ये रहा है कि फॉर्म टैग नहीं लगाओ तो भी काम नहीं चल रहा, फॉर्म टैग लगाओ तो भी काम नहीं चल रहा। अब ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए? तो आपका काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा एक काम करना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वैलिडेशन के चेक होने के बाद कौन सा इवेंट चलता है? ऑन सबमिट। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस बटन के क्लिक करने पे जो फंक्शन चलाया था, इसको बटन के क्लिक पे चलाने की बजाय सबमिट पे चलाया। तो फॉर्म टैग के अंदर एक इवेंट होता है और वो इवेंट होता है ऑन सबमिट। ये ठीक। अब बटन के क्लिक पे ये फंक्शन नहीं चल रहा, ये बटन कहां चल रहा है? सबमिट पे। और सबमिट कब चलेगा? वैलिडेशन के बाद। तो देखो अब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि खाली हवा ऐड हो रही है नीचे, हो ही नहीं रही, क्योंकि वो सबमिट ही नहीं चल रहा। वो ऐड होने वाला जो कोड था आपका वो कहाँ लिखा हुआ है? सबमिट इवेंट के करस्पॉन्डिंग। तो सबमिट कब चलेगा? वैलिडेशन प्रॉपर फिलअप होने के बाद। तो वो खाली बक्से तो ऐड हो ही नहीं रहे, अब खाली बक्से ऐड नहीं होंगे। लेकिन वो वाली प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है कि मैं यहाँ पे हितेश ऐड करूं और hitesh@whatever.com और मार्क्स दिया मैंने, तो हितेश ऐड तो होता है, गायब हो जाता है, क्योंकि हो गई, क्योंकि सबमिट इवेंट चलेगा। सबमिट इवेंट चलेगा तो वो क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा और स्टेटमेंट डालेगा। लेकिन स्टेटमेंट डालने के बाद जब ये फंक्शन पूरा खत्म हो गया तो फॉर्म क्या करेगा? एक्शन कॉल करेगा और उस पेज को वापस से और अपडेट, आप वापस अपना डेटा खो दोगे, क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ तो आपकी स्टेट वापस से वो डमी डेटा पे सेट हो जाएगी। तो हितेश तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो करें क्या? तो सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी HTML में, जावास्क्रिप्ट में कोई इवेंट एक्टिवेट होता है ना, तो हमको फॉर्म टैग कहां तक यूज करना, अगर आप ध्यान से सोचो तो हमारा काम हो सकता है कि वो पहले वैलिडेशन चेक कर ले, वैलिडेशन चेक करने के बाद ये इवेंट चला दे, इस फंक्शन में जो कोड लिखता हूं वो कर दे, बस यहां न जाए, ये तीसरी स्टेप पे न जाए वो। तो अगर हम इसको दूसरी स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाने से रोक दे तो काम हो जाएगा। अब सवाल सर ये रोकेंगे कैसे? रोक सकते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, कल हमने एक बात देखी थी इवेंट ऑब्जेक्ट की, है ना। मैंने बोला था कि इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इवेंट की इंफॉर्मेशन और उसके टारगेट की इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, इस इवेंट ऑब्जेक्ट से हम उस इवेंट को, चाहे किसी भी इवेंट हो, भले वो क्लिक इवेंट हो या ऑन चेंज इवेंट हो, कीबोर्ड इवेंट, कोई सा भी इवेंट हो, हम इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन कैंसिल करने से तभी सेंस बनता है जब आगे कुछ काम पेंडिंग हो। तो यहाँ पे पेंडिंग है क्योंकि सबमिट होने के बाद ये काम होना बाकी है। तो हम इस इवेंट को यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैंसिल। आपको जो भी काम करवाना है, जो भी प्रोसेस करवानी है वो प्रोसेस करवाओ, व्हाटएवर जो भी काम आपको करवाना है, और उसके बाद इवेंट को क्या कर दो? कैंसिल। तो इवेंट कैंसिल हो जाएगा और आगे का काम एग्जीक्यूट, यानी कि थर्ड स्टेप पे नहीं जाएगा। अब ये काम करेंगे कैसे? तो बस कुछ नहीं करना है, सबमिट इवेंट लगा हुआ है, फंक्शन हमने उसको बता दिया कि भैया जब भी ये सबमिट होगा तो ये फंक्शन चलाना है। तो ये रहा वो फंक्शन। इस फंक्शन में अब हम उस इवेंट के ऑब्जेक्ट को रिसीव करें, पहले करना ही पड़ेगा, और अपना काम खत्म हो गया तुम्हारा सारा काम। उसके बाद आप इवेंट, और इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम है प्रिवेंट डिफॉल्ट। और ये जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हाँ, रिएक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। प्रिवेंट डिफॉल्ट, अगर आपने किसी भी इवेंट ऑब्जेक्ट से प्रिवेंट डिफॉल्ट को चला दिया, इसका मतलब आपने उस इवेंट को यहीं पे क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया कि भैया बस खत्म। तो कैंसिल हुआ तो वो अब अगली वाली स्टेज पे, अब उसका, उस इवेंट का जो भी काम बचा है आगे वो नहीं करेगा। बस तो हमको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे वैलिडेशन भी मिल रहा है। मैं रोल नंबर खाली छोड़ता हूँ तो बोलता है कि रोल नंबर भरो, मैं नेम खाली छोड़ता हूँ तो बोलता है कि नाम भरो। जब तक मैं डेटा प्रॉपर फिलअप नहीं करूंगा तब तक वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। अब मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी की वजह से हितेश लिख दिया तो
मुझे बोलता नहीं भाई इसमें तो ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो उसको @ वाला कोई सिंबल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी अल्फ़ाबेट डाल दिए तो बोलता नहीं इसमें तो नंबर ही डालने पड़ेंगे। तो वो मुझे सारे प्रॉपर वैलिडेशन दे रहा है, और इतने सारा डेटा सही से फिलअप करने के बाद मैंने इस बटन पे क्लिक किया और मुझे वो डेटा वहाँ पर दिख गया। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि हमने वो प्रिवेंट डिफॉल्ट जो लगाया था उसने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया, यानी कि वो एक्शन कॉल नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो हम किसी भी इवेंट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। तो हमारा काम भी हो गया, हमको मैनुअल वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वैलिडेशन से डुप्लीकेट डेटा का कोई होगा? नहीं, इनसे सिर्फ कौन कौन से वैलिडेशन लगे मैं बता देता हूँ। रिक्वायर्ड और इनपुट टाइप नंबर और इनपुट टाइप ईमेल, बस 3 वैलिडेशन लगे हैं अभी। रिक्वायर्ड और इन दो पे, एक पे ईमेल वाला एक पे नंबर वाला। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर तो सोचना पड़ेगा, राइट। ऑनलाइन बेच, बात समझ आई? यस सर। कि फॉर्म टेक की कहानी कैसे, जैसे आप सोचो, मान लो यहाँ पर आप मार्क्स ले रहे हो, मान लो ये टोटल मार्क्स ले रहे हो आप, राइट। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 500 से ऊपर नहीं हो सकते और 0 से कम नहीं हो सकते, राइट। तो हम इस नंबर पे 2 वैलिडेशन लगा सकते हैं। पहला है मिन। मिन का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी रखना है, मैंने बोला 0। मैक्स वैल्यू कितनी रखना है, तो मैंने बोला मैक्स वैल्यू 500। अब ये मुझे न तो 500 से ज्यादा लिखने देगा, न ये मुझे 0 से कम लिखने देगा, राइट। कोशिश कर लें आप, या रोल नंबर कुछ भी दे दिया, नाम कुछ भी दे दिया, ब्रांच कुछ भी दे दी। ईमेल आईडी में तो एक प्रॉपर ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे दे दिया 670। वो बोलेगा नहीं, प्लीज सिलेक्ट वैल्यू दैट नो मोर देन 500। 500 से ज्यादा लिखने नहीं देगा। मैंने बोला चलो ठीक है -12, तो बोलेगा नहीं, प्लीज सिलेक्ट वैल्यू इज नो लेस देन 0, क्योंकि हमने 2 वैलिडेशन और लगा दी कि मिन और मैक्स, ठीक। तो न तो इससे कम न इससे ज्यादा। अब एक प्रॉब्लम होती है इनपुट टाइम नंबर के साथ। मान लो बंदे के नंबर कितने आए, 245 तो ये पॉइंट की वैल्यू नहीं लेता है। इनपुट टाइप नंबर आपको बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यू लिखने नहीं देगा, राइट। ध्यान रखना, वो आपको कह रहा है कि या तो 245 लिखो या 200, लेकिन अब ऐसा हो सकता है ना बंदे के, तो फिर तो इनपुट टाइप नंबर पे आ जाए। यहाँ पे आप इसको स्टेप्स दे सकते हो, और मैंने बोला कि 0.02, यानी कि उसको बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 डिजिट अलाउ करनी है हमें। अब वो लिखने देगा, तो 107 गोपाल एक ब्रांच और gopal@whatever.com। अब मैं अगर 2 पॉइंट लिखता भी हूँ तो भी यहाँ क्यों नहीं चला रहा है? एक मिनट, स्पेसिफाइड लेंथ नंबर इंटरवल। एक मिनट, द स्टेप द इंटरवल बिटवीन लीगल, तो स्टेप इफ स्टेप 3 लीगल नंबर कुड बी HTML में तो चल जाता है। ठीक है, मैंने रेंज दी उस वजह से गड़बड़ कर रहा है।
में बोल रहा है कि कैन बी यूज टुगेदर विद मैक्स एंड मिन नंबर। ये तो मैक्स पढ़ाने लग जाएगा, ठीक है मैक्स नहीं पढ़ना ना। लीगल नंबर कुड बी -3, 0, 3, 6 etc। ऐसा क्यों? अच्छा चलता तो है ये। अलाउ डेसिमल इन इनपुट टाइप नंबर। Allow 2 decimal place in input type number. Instead of step any which allow any number of decimal places use। अच्छा मैंने 0 लिखा था उस वजह से गड़बड़ हुई। 0.02 तो चेक करते हैं। कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। ये क्यों नहीं चल रहा है? क्या पता क्यों? सपोर्ट नहीं करता। स्टेप्स लिखा मैंने, स्टेप है वो। नहीं मैं सोचूं चल क्यों नहीं रहा, मैंने उसको स्टेप्स लिख दिया जबकि वो जो एट्रीब्यूट है वो स्टेप है। अब चलना चाहिए, चल गया। तो स्टेप में आप इस तरीके से 0.01 या 0.02 लिख सकते हो ताकि वो उसको अलाउ कर ले। तो स्टेप्स नहीं है, वो स्टेप है, ठीक है। चलो तो ये काम भी हो गया। तो मिन और मैक्स समझ में आ गए आपको। न्यूमेरिकल के टाइम पे आप मिन मैक्स वैलिडेशन लगा सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं ले रहे थे, मान लो अगर आप यहाँ पे एक कॉलम होता आपका पासवर्ड का, अब पासवर्ड में आपको क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन चाहिए कि कम से कम वो पासवर्ड 6 और मैक्सिमम 12। तो फिर इसी जगह स्ट्रिंग के केस में 2 वैलिडेशन आप लगा सकते हो, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। ये होता है मिन लेंथ, तो यहाँ पे आप लेंथ बता दो और एक मैक्स लेंथ बता दो। ये स्ट्रिंग के केस में चल रही है, राइट। तो ये आप लगा लेना। अभी तो हम हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हम लगाएं, क्योंकि हम नाम को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ईमेल आईडी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ पासवर्ड होता है तो आपको चाहिए कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो मिनिमम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम इतने, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ लगा दोगे, उसमें कुछ लिखा नहीं ना अभी तक, ठीक है। तो ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ होता है। तो पासवर्ड में ये होता है कि एक कैरेक्टर और चाहिए, उसके लिए तो फिर रेगेक्स लगाना पड़ेगा, वो भी लगाना रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी देख लेंगे। बट अभी तो ऐसी कोई मेहनत कर नहीं रहे अभी। तो फॉर्म टैग की कहानी समझ आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी 2-3 प्रॉब्लम है। जैसे मैं वापस आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि हितेश। अब देखो अगर मैं ब्रांच नहीं दे रहा, हाँ वो चूज ब्रांच ले लेगा किस बेस। अब हितेश की ब्रांच कौन सी होगी? क्योंकि उसके हिसाब से हमने चूज ब्रांच एक सिलेक्ट है। हाँ एक सिलेक्ट है ना वो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? आप बोलो सर एक काम करो सर, ये तो परेशान कर रहा है, ये हटा ही दो। जो परेशान करे उसको हटा दो। हाँ अब वो बाय डिफॉल्ट CS ले लेता है। तो अब क्या होता है कि फिर आप बोलोगे सर ये भी अच्छा नहीं है, एक यूजर को मैसेज दिखना चाहिए कि चूज ब्रांच कुछ अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट CS लेके बैठ गया, वो सही नहीं होता। सही यही होता है कि आप इसको ये दो, बट इस ऑप्शन को वैल्यू दो और ये वैल्यू खाली होगी। एक्चुअल में जो डेटा गेट करते हो आप सिलेक्ट टैग से, तो वो डेटा कभी भी ये वाला नहीं आता, वो कौन सा आता है? वैल्यू आता है। हाँ वैल्यू नहीं दोगे तो फिर ये आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या दी मैंने? खाली, और रिकॉर्ड लगा हुआ, खाली तो हो नहीं सकता। अब वो भैया नहीं लिखने देगा, तो अब आप इसको 107 हितेश, चलो छोड़ दो उसको तो। और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक करोगे तो बोलेगा ब्रांच भरो, क्योंकि उसको आप बोलोगे सर ऑप्शन लाइक सिलेक्ट है, सिलेक्ट तो है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? खाली। तो रिक्वायर्ड बोलता मैं खाली तो रहने नहीं दूंगा, तो भरो इसको। तो अब अगर आप भर दोगे, ठीक आ गया इसी, है ना। तो जो पहला वाला ऑप्शन टैग आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू आप एम्प्टी कर दो अगर आप रिक्वायर्ड चाहते हो उसको। तो वो इसको अगर ये सिलेक्टेड भी है तो वो मानेगा नहीं उसको, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एम्प्टी है। तो इतने सारे काम हो गए हमारे, ठीक है। कोई डाउट सभी को?
ऑनलाइन बेच। ठीक है, अब कौन से वैलिडेशन बचे? डुप्लीकेट वाला रोल नंबर और ईमेल आईडी। ये दो कॉलम ऐसे हैं आपके इसमें जो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 103 मीना है, मैंने एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया 103, तो ये तो ले लेगा अभी, क्योंकि और ये तो ब्राउजर ये वाला वैलिडेशन नहीं लगा सकता, ये आपको ही लगाना पड़ेगा। उसको नहीं पता कि मुझे कहाँ डुप्लीकेसी चेक करनी है, तो ये तो आपको मैनुअली ही लगाना पड़ेगा। और ये गड़बड़ हो गई कि 103 एक ही रोल नंबर के आपने 2 स्टूडेंट ऐड कर दिए, और ईमेल आईडी भी वो डुप्लीकेट ले लेगा अगर आप देना चाहोगे। ठीक है, लिख तो मैं चाहता हूँ नहीं, अब ये भी वैलिडेशन लगना चाहिए, लेकिन ये एचटीएमएल नहीं लगा सकता। ये वाले वैलिडेशन आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, राइट? कैसे? बंदा HTML5 की वैलिडेशन चेक कर ही लेगा। HTML5 की वैलिडेशन चेक करने के बाद वो कहाँ जाएगा? ऑन सबमिट पे। तो यहाँ पे आप ऑन सबमिट में क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप डायरेक्टली उसको स्टेट के अंदर ऐड कर रहे थे, लेकिन ये काम हम पहले ये चेक करें कि ये जो रोल नंबर बंदे ने डाला है, ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं है। आकाश, आदर्श, आलोक, अमित, आशुतोष, नितिन, कलश, मुस्कान, रौनक, ऋतिक, रोहित, संगम, शिवानी, शिवराज, शुभम खेड़ा, शुभम पांडे, यश, योगिता, ऋतिक, सो अब ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे और ऑब्जेक्ट बना के हम उसको स्टेट में ऐड कर रहे थे, तो बस हम ये करें कि पहले ये वाला काम हम बाद में करें। पहले हम ये चेक करें कि यूजर ने जो रोल नंबर दिया है, ये रोल नंबर हमारे इस अरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, राइट? तो चलो, मैंने क्या किया कि इस रोल नंबर को यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दिया। मैंने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लिया रोल, और मैंने बोला कि पहले तो मुझे वो रोल नंबर बताओ जो यूजर ने दिया है। अब कैसे चेक कर सकते हैं कि रोल नंबर है या नहीं? ये तो अभी पढ़ा था। ये रोल नंबर उस अरे में है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? ये तो अभी इतने सारे, पूरी महाभारत का वो एक एक अध्याय खोला था मैंने, तो फिर भी अभी भी हवा गुल है। इतने अलग सारे तरीके बता दिए थे, फाइंड इंडेक्स, ये ने वो ने साम ने पम ने, तो अभी भी मतलब पढ़ाई हो नहीं रही मतलब। ठीक है, फिर तो हम इफ लगा ही सकते हैं। स्टेट और क्या नाम था अरे का, स्टूडेंट डॉट सम, और सम को मैंने कहा कि भैया तू एक एक ऑब्जेक्ट दे दे, और किसी भी ऑब्जेक्ट का रोल नंबर अगर मैच करता है इस रोल नंबर से, तो एक से भी मैच करा तो ट्रू आ ही जाएगा। बस ट्रू आ गया तो कहानी खत्म। यूजर को यहाँ पे हमने अलर्ट मैसेज दे दिया अभी तो कि रोल नंबर ऑलरेडी एल्स मतलब किसको रोल नंबर नहीं मिला, इसको कॉपी मार ले पूरे का, और मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड डाल दिया। और मैंने बोला तो ईमेल आईडी भी उठा, क्योंकि ईमेल आईडी के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हमें, तो हम इस वाली लाइन को पहले ऊपर लिख देंगे
ताकि हम ईमेल को पहले एक वेरिएबल में रख दें, इक्वल टू 11। अब अंदर वाला अगर रोल नंबर नहीं है तो ठीक है, अब ईमेल पे चेक कर, ईमेल जो डाला कहीं वो ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है हमारे पास जो ईमेल सेम हो। अगर ये ट्रू आता है तो हमने बोला कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये कंडीशन भी क्या हो जाती है, गलत, तो मतलब सब कुछ सही है। तो ये जो दो काम आप कर रहे थे ये उठा के उसमें डाल दो। कर तो हम सही रहे थे, बस पहले वैलिडेशन चला लें, उसके बाद नीचे का कोड चलाएं, और प्रिवेंट डिफॉल्ट तो करना ही है। अब वो सबसे पहले रोल नंबर चेक कर लेगा, देन ईमेल आईडी चेक कर लेगा, वो फिर आगे बढ़ेगा। राइट, बात समझ आ गई? चेक कर लें। तो मैंने यहाँ पे मान लो 104 मैंने नाम दिया हितेश, ब्रांच डाल दी मैंने, ईमेल आईडी डाल दी मैंने meena@gmail.com, और यहाँ पे मैंने मार्क्स डाल दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अलर्ट आ जाता है कि भैया ये तो पहले से रोल नंबर है, तो आपको ऐड करने नहीं देगा, जितनी पहले आप कितनी बार भी क्लिक कर लो। हाँ, अब मैंने रोल नंबर यहाँ पे सुधार दिया, 123 कर दिया, तब बोलता भैया ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ईमेल आईडी भी डुप्लीकेट है, तो जब तक ऐड नहीं करने देगा जब तक आप ईमेल आईडी दूसरी नहीं देते। मैंने ईमेल आईडी को चेंज किया तो ये डेटा ऐड हो गया। राइट, दो अलग अलग इवेंट्स में लिख के एक में एंड ऑफ इट लगा दी। हाँ ये जो पूरा पूरी आपने जो लिखी है वो इसी का एंड ऑफ इट लगा। हाँ, तो रौनक ने जब पूछा है कि ये 2 बार चलाने की बजाय एक में कर सकते हैं क्या? आपने रोल खत्म हुआ है, फिर वहाँ एंड ऑफ इट लगा के फिर से पूरा डिस्टॉर्ट। क्यों? क्या ये काम 2 इफ की बजाय एक इफ से हो सकता है? पता क्यों चलेगा कि रोल नंबर आएगा सर, पर पता नहीं चलेगा वो जो ना कंडीशन जो ट्रू या फॉल्स है उससे कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, तुम नहीं पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो तुमसे जवाब चाहिए, तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो वापस कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या? तो फिर वापस बात वही होगी घूम फिर के, तो मैं तुम कैसे करेंगे? जो रौनक कह रहा है, अगर इन दोनों को क्या एक से नहीं कर सकते? कैसे? सर वो कंडीशन लगाने कहाँ लगाएंगे? एक ट्रू या फॉल्स हो तो कहाँ ट्रू फॉल्स? सर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना रिएक्ट को तो ऑपरेट करने में कि अगर एक साथ चला एंड ऑपरेट हमको पता नहीं चलेगा कौन सा डुप्लीकेट है। दोनों में से हां अलर्ट किसका बताएगा सर? वो अलर्ट नहीं दे पाएगा। डुप्लीकेट तो बताएगा। पहले तो ये कोशिश करो कि मिक्स कैसे करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम तुमको समझ आ गई, तुमको समझ में आ गई, शुभम को समझ में आ गई, वो इधर भी आ गई थोड़ी बहुत, बाकी क्लास को भी आई नहीं है, लेकिन पहले बताओ मिक्स कैसे करो। सर वो इफ में ना और लगा देंगे, स्टेप में अपने रोल नंबर और कुछ चला है ना, ये जो कंडीशन आपने यहाँ डाली थी कंडीशन ऊपर और ये कॉपी करके यहाँ पे हम लगा सकते थे और, ठीक, और अगर और लग गया तो दोनों में से कोई भी ये वाली खिचड़ी हम गायब कर सकते थे यहाँ से। तो जो रौनक चाह रहा था वो हो गया, बट अब अलर्ट पे आप ये नहीं कह सकते कि रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्या पता रोल नंबर की वजह से हुआ कि, तो बस आप ये कह सकते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू, अब जो भी एरर दे रहा, आप स्पेसिफिक एरर नहीं दे सकते। अब क्या वो बेचारा समझे अपने दिमाग लगा के क्या गड़बड़ हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि अब ये रोल नंबर की वजह से अंदर क्या गड़बड़ हुई कि ईमेल की वजह से, तो वो आप स्पेसिफिक मैसेज अब आप नहीं दे पाओगे। चेक कर लेते हैं 104 हितेश ब्रांच, तो यहाँ मैंने दिया meena@gmail.com 23434। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो बोलता डुप्लीकेट वैल्यू। अब यूजर पता करे कि कहाँ गलती दी मैंने, ठीक है। अब आप रोल नंबर सुधार दो, मान लो 112, तो रोल वो तो सुधार दिया, बट अभी भी ईमेल आईडी गड़बड़ है। अब
मैंने ईमेल आईडी भी सुधार दी, तो अब कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो मिक्स कर सकते थे, बट इसमें यूजर को थोड़ा और परेशान कर रहे हो आपकी, वो बेचारा कंफ्यूजन में ही रहेगा खुद ही कि कौन सी वैल्यू मैंने डुप्लीकेट दे दी। हाँ ठीक, बात समझ में आ गई? कर देता है तो हम तो वो पुराना वाला ही चलाएंगे जिसमें 2 अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब ये मुझे रोल नंबर और मार्क्स डुप्लीकेट करने नहीं देता। मैं अगर 102 मैंने यहाँ पे डाला हितेश, फिर कोई सी ब्रांच ले ली मैंने, फिर से मैंने यहाँ पे हितेश ले लिया whatever.com 24 this, तो 102 है तो ये बोलता नहीं रोल नंबर एग्जिस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे neela@gmail.com कर दूँ, ये रोल नंबर भले ही मैं सुधार दूँ, लेकिन अब वो बोलेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ईमेल आईडी सुधार दी मैंने तो वो ऐड कर देगा। कोई दिक्कत सभी को? अब बस एक बात समझे, जब डेटा ऐड हो गया तो बक्से खाली हो जाने चाहिए। ये तो बक्से भरे हुए हैं, तो इनको खाली कैसे करेंगे? अब ये तो आ जाना चाहिए था। बटन तो क्लिक कर ही दिया ना मैंने। हाँ वैल्यू वैल्यू गेट करिए ना, उसके बाद एम्प्टी कर देंगे जैसे गेट होने के बाद। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही शुभम, क्या बोल रहे हो? इन बक्से को वापस एम्प्टी कैसे करूं? सर जहाँ पर वैल्यू ली है अपन ने, जहाँ से गेट करी है, गेट करने के बाद वैल्यू को फिर वो कर देंगे अपन, एम्प्टी कर देंगे। हाँ बेसिक तरीका अगर हम समझे तो इन सारे बॉक्सेस की वैल्यू हमने गेट कर ली कि रोल बॉक्स डॉट वैल्यू, तो रोल बॉक्स, ईमेल बॉक्स, नेम बॉक्स, ब्रांच बॉक्स, और इन सब की वैल्यू आप यहाँ पे वापस वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी कर दोगे तो खाली हो जाएंगे वो। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर 5 बॉक्स है, अगर 15 बॉक्स होते, 25 बॉक्स होते, तो मैं कहाँ एक एक। तो फिर हम एक काम समझते हैं, ठीक है, ये एक फंक्शन है ऐड सबमिट। अब आप ही जवाब दोगे, फिर मैं समझता हूँ आगे बताता हूँ। ये फंक्शन रन हो रहा है कौन से इवेंट के करस्पॉन्डिंग? ऑन सबमिट। तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट जो आपको मिला है, ये इवेंट ऑब्जेक्ट किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सबमिट इवेंट। ठीक, चलो अगर ये सबमिट इवेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मैं लिख रहा हूं कि इवेंट डॉट टारगेट, तो मुझे क्या मिलेगा? इवेंट डॉट टारगेट मतलब क्या? हाँ तो किस पे हुआ था? फॉर्म पे। तो आपको फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट? और फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिल गया तो फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन होता है रीसेट। कौन सा फंक्शन होता है? और ये फंक्शन कब कॉल होता है? जब वो आप बटन लेते हो इनपुट टाइप रीसेट, वो बटन कुछ नहीं करता, वो बटन इस फंक्शन को कॉल करता था। हम भी कॉल कर लें, हमको क्या है, हम क्यों नहीं? जब वो कॉल कर सकता तो हम भी कॉल कर सकते हैं। तो आपका काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नया नंबर ऐड किया 121, मैंने एक नया बंदा ऐड किया हितेश, उसको मैंने एक ब्रांच दी, मैंने यहाँ पे उसको एक ईमेल आईडी दी, मैंने यहाँ पे उसको कुछ नंबर दिए। जैसे आप क्लिक करोगे डेटा ऐड हो गया और आपका पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो गया। और रीसेट क्या करता है वो आपको पता ही है। तो वो जो इनपुट टाइप बटन बनाते थे आप, रीसेट बटन, वो इस फंक्शन को कॉल करता था, ठीक? तो इसको हम मैनुअल, लेकिन ये रीसेट फंक्शन कॉल किसके थ्रू होगा? फॉर्म के ऑब्जेक्ट से। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, ताकि हमारा पूरा फॉर्म रीसेट हो जाए, हमारे सारे बॉक्सेस फिर से क्लियर हो जाए, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब और सुधार कर लेते हैं। मुझे ये रोल नंबर वाली कहानी अच्छी नहीं लग रही। कौन सी वाली? वो जो अलर्ट आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप रिएक्ट चला रहे हो, एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये जो अलर्ट बॉक्स होता है बड़ा भद्दा लगता है। मुझे ऐसे ये अलर्ट नहीं चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एरर दिख जाए इस जगह पे। तो मैंने क्या किया, उस जगह को ढूंढा पहले वो कहाँ है। तो हमारा एक बटन बनाया था हमने, ये रहा ऐड स्टूडेंट वाला बटन। इसके आगे मैंने एक @nbsp और एक बोल्ड टैग लगा दिया, और बोल्ड टैग पे मैंने क्लास नेम दे दिया कि टेक्स्ट रेंजर, ताकि जो भी इस बोल्ड टैग के अंदर दिखेगा वो रेड में दिखेगा। और मैं इसके अंदर एक डेटा बाइंड कर दिया, this.state.error message। एक स्टेट बनाऊंगा मैं आगे चल के, अभी नहीं बनाई। किस नाम से? एरर मैसेज। इसको यहाँ पे शो ऑफ कर दिया, स्टेट बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक नई स्टेट बनाई मैंने, एरर मैसेज, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, खाली। बस अब जब भी आपको एरर दिखानी है तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे कि आप उसको बोलोगे this.setState, वो पूछेगा कौन सी स्टेट बदलनी है, तो मैंने बोला एरर मैसेज वाली, और नया डेटा क्या देना है, ये देना है। जब ये वाली एरर दिखानी होगी तब आप स्टेट बदलोगे, और ये वाली स्ट्रिंग आप वहाँ पे दिखा दोगे। तो मैं अलर्ट नहीं चाहता, मैं सारा काम स्टेट से ही कर लूँगा। और आखिरकार एक काम भी कर ले कि जब डेटा पूरा सेव हो जाता, यहाँ पे जैसे हमने स्टेट चेंज करी थी ये वाली, एक स्टेट और चेंज कर लेते हैं, कॉपी। यहाँ पे हम सेट स्टेट स्टूडेंट वाली स्टेट चेंज कर रहे हैं, फिर मैंने बोला ये वाली भी चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेटा ऐड सक्सेसफुली, तो ये भी दिख जाएगा डेटा एडेड जो आप दिखाना चाहते। तो अब क्या होगा, HTML5 के वैलिडेशन तो वैसे ही आएंगे जैसे आ रहे थे, लेकिन अगर मैं 102 दे रहा हूँ, यहाँ पे हितेश दे रहा हूँ, ब्रांच दे रहा हूँ, meena@gmail.com दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ मार्क दे दिए, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो तभी है रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पर एक गड़बड़ हुई। अब ये रीसेट हो गया। अब बेचारे बंदे ने तो रोल नंबर गलत लिखा था, तुमने एरर दिखाई, अब उसको सिर्फ रोल नंबर सुधारना था और तुमने रीसेट कर दिया, तो सब खत्म हो गया, फिर से भरेगा बेचारा वो। तो आपने गलती सिर्फ इतनी करी कि रीसेट आप यहाँ ना करें, रीसेट आप यहाँ करें। जब डेटा सेव हो रहा है उसके बाद अगर कोई बेचारा गलती करता है तब रीसेट मत करो, नहीं तो बेचारे को फॉर्म पूरा फिर से फिलअप करना पड़ेगा। आई बात समझना? 102 फिर से वही कहानी, हितेश फिर से वही कहानी, meena@gmail.com, और यहाँ पे कुछ मार्क्स। तब क्या होगा, क्लिक। अब रीसेट नहीं हुआ, रीसेट हमने उस एल्स के अंदर डाला है कि जब डेटा सक्सेसफुली सेव होगा तभी तुमको रीसेट करना है, तो रीसेट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे एरर आ रही है। अच्छा, यूजर को दिख गया कि रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो चलो ठीक है भैया, गलती हो गई, माफ करो। अब बोलेगा नहीं, अभी तुमने ईमेल आईडी भी गलत डाली है। मैंने ईमेल आईडी भी सुधारी, मैंने बोला ऐड, डेटा ऐड हो गया, या मैसेज आ गया डेटा ऐडेड। अगर आपको मैसेज दिखाना है तो नहीं दिखाना, तो स्टेटमेंट बदलना। तो अब हम अलर्ट की बजाय एक प्रॉपर मैसेज वाले कंसेप्ट को यूज कर। एक और स्टेट सेट करके इसका सक्सेसफुली का ग्रीन में बदल सकते हैं ना। एक और अगर हमको सक्सेसफुली ग्रीन में दिखाना हो तो एक और स्टेट लगानी पड़ेगी। वो फिर लॉजिक लगा लो अपने हिसाब से। एक और स्टेट की जरूरत नहीं है, के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आप सोचो तो सही। बन गया। लेकिन कभी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो उसमें कुछ ना कुछ तो बग रहते हैं। जब भी कुछ नया करते हैं तो टेस्टिंग जागे, अभी तो आप डेवलपमेंट में हो, है ना। आगे चल के जब आपको टेस्टर से पाला पड़ेगा, तब आप रियल में जब पाला पड़ेगा आपका, तब आपको बात अच्छे से समझ आएगी। अभी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ नहीं सकती, है ना, क्योंकि तुम एज अ डेवलपर जब कोड लिखता है तो वो तो अपने हिसाब से कोड लिख देता है, उसको लगता है सब सही चल रहा है। लेकिन टेस्टर जाता तो टेस्टर उसको उसमें इशू निकालता ढेर सारा, है ना। तो किसी भी कंपनी में डेवलपर और टेस्टर की कभी नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे हो पहचान के कोई दोस्त तो पूछ लेना, उनका बीच में झगड़ा ही चलता। डेवलपर बोलता सही चल रहा है, टेस्टर बोलता गलत चल रहा है, तो डेवलपर का नुकसान टेस्टर के हाथ होता है ना। तो देखो इसमें गड़बड़ है। एज ए डेवलपर आपको वो गलती नजर नहीं आएगी। चलो चलो इधर देखिए,
एज ए डेवलपर आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि डेवलपर जब कोड लिखता है, जैसे मैंने कुछ कोड लिखा तो मैं उसको चला के भी वैसे ही देखता हूँ। आदमी अपनी गाड़ी तो वैसे ही चलाता है जैसे चलाता है सही से। हाँ, वो फ्री वाली मिलती गाड़ी, फिर उसको कुदाता घंटे में, कहा कुदा दो साली को, क्या जा रहा है, टूटेगी बगल वाले की टूटेगी। तो डेवलपर क्या करता है, कोड बिल्कुल वैसे ही चलाता है जैसे उसने कोड लिखा था, तो उसको कभी गलती पकड़ नहीं आती, है ना? अब टेस्टर क्या करेगा, देखो टेस्टर ये करेगा, हाँ अच्छा, दो तरीके से समझो इसको। पहला क्या किया मैंने, पहले मान लो डेटा सेव होने के बाद आप ये वाली स्टेट चेंज नहीं करते, है ना? मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाना डेटा एडेड सक्सेसफुली, है ना? मैंने तो अभी पहले इसको नॉर्मल चलाया, मैं दूसरी स्टेट बदलना नहीं चाह रहा हूँ, ये वाला मैसेज मुझे मान लो नहीं दिखाना है अभी, तो क्या प्रॉब्लम है? बंदा आया 102, नाम डाला उसने हितेश, ब्रांच डाला, कोई ईमेल आईडी डाली, और आपके सिस्टम ने दिखाया कि ठीक, उसको पता लग गया कि हाँ भैया रोल नंबर गलत डाला है मैंने। वो यहाँ पे आया, उसने रोल नंबर सुधारा, डेटा ऐड हो गया, वो अभी भी बोल रहा है कि रोल नंबर ऑलरेडी, वो एरर तो अभी भी, वो तुमने कहाँ हटाई? अब टेस्टर बोलेगा ये इश्यू है, ये बग है। जब डेटा ऐड हो गया तो ये एरर क्या कर रही है यहाँ पे? वो हो इसलिए रही थी क्योंकि मैं डेटा सक्सेसफुली ऐड होने के बाद उस स्टेट को बदल के एक नया मैसेज दिखा रहा था, तो नया मैसेज आ गया तो वो वाला स्टेट बदल दी थी आपने, तो एरर मैसेज मैं चाह यहाँ मैसेज नहीं दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना, तो फिर गड़बड़, अब वो गड़बड़ हो गई, वहाँ पे रोल नंबर एरर दिख रहा हो, ये टेस्टर तुमको बगला देगा एक बहुत बड़ा, डेटा ऐड हो गया, सब काम रफा दफा हो गया, भी तुम वहाँ लाल रंग का दिख रहा हो, ये तो सही नहीं है। ठीक, दूसरी दिक्कत, आप बोलते नहीं सर हम तो डेटा दिखाएंगे, हाँ यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि जब आपने रोल नंबर तो जिस तरीके से आपने रोल नंबर मान लो गलत दिया था, जैसे क्लिक किया उसने एरर दिखाई, लेकिन जैसे आप यहाँ पे एरर सुधारोगे, वो पुरानी वाली रोल नंबर वाली एरर हट गई क्योंकि हमने स्टेट बदल दी, अब मैसेज क्या दिख रहा है? ठीक, तो वो वाली प्रॉब्लम तो हट गई, लेकिन एक और इश्यू है इसमें, ये डेटा एडेड सक्सेसफुली के बाद में बढ़ जाना। अब वो बोलेगा टेस्टर तुमको बाद में एक इशू मिलेगा, डेटा ऐड हो गया ना, यूजर को दिख गया ना, तो क्या जिंदगी में दिखाते रहोगे? ये हटना चाहिए यहाँ से कुछ देर बाद, ये दिख ही रहा है हमेशा डेटा एडेड सक्सेसफुली, वो बंदा 10 घंटे बाद घूम के फिर आया तो डेटा एडेड सक्सेसफुली, तो ये मैसेज परमानेंटली हो गया ना, वो तो परफिक्स हो गया वो तो ये भी एक मिस्टेक है। ठीक, अब नहीं, देखो क्या होगा, धीरे धीरे आप में टेस्टिंग वाली कैपेबिलिटी आ जाएगी, कि जब आप वर्किंग प्लेस पे काम करो धीरे धीरे तुम कोड लिखोगे, टेस्टर इशू देगा, आलतू फालतू, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सिस्टम जितना अच्छे से बना होगा उतना यूजर को अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी देखो इसमें गलती है, बहुत प्रैक्टिकल मिस्टेक है वो। मान लो कि एक ऐसा बंदा कंप्यूटर चला रहा है जो हो सकता है ज्यादा कंप्यूटर लिटरेट ना हो, है ना? क्या किया देखो, आया 102, कुछ नाम डाला उसने, ब्रांच डाला, है ना, फिर यहाँ पे उसको जो ईमेल आईडी डालनी थी वो ईमेल आईडी डाली, उसने नंबर डाला, आप उसने बोला यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, इतना तो समझदार था कि यहाँ पे आपने एक रेड कलर के एरर मैसेज दिखाई तो उसने एरर मैसेज पढ़ ली। ठीक, तो उसको, और दूसरी अच्छी बात उसको समझ भी आ गई, उसने यहाँ पर आके रोल नंबर सुधार दिया, उसने रोल नंबर सुधार दिया ना। अब बटन पे क्लिक करना चाहिए, तुम्हारा तो लॉजिक यही बोलता है क्लिक करना चाहिए, और वो क्लिक नहीं कर रहा, वो ये अभी भी क्यों बोल रहा रोल नंबर बदल? हो सकता है ना, मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्लिक क्यों करूं? ये बात अलग है कि क्लिक करने पे वो कोड चल जाएगा,
लेकिन एज ए यूजर पॉइंट तुम डेवलपर तरीके से पहुंचो, तुम यूजर के तरीके से, यूजर बोल रहा है यार तो अभी भी एरर दिखा रहा है यार, चलो एक बार फिर बदल के देखता हूँ, वो कुछ भी डाल रहा है अभी भी नहीं हट रही है, वो बैठा है वो आधे घंटे से बेवकूफ। अब उसकी कोई गलती नहीं है, वो एरर हटना था वहां से। अब वो तो ये सोच रहा है ना कि भैया मैंने रोल नंबर बदल दिया, लेकिन ये तो आपका सिस्टम में भी एरर दिखा रहा है। अब उसको क्या पता कि तुम बटन के क्लिक पे एरर हटाने वाले थे, ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, यूजर की थोड़ी गलती है इसमें। यूजर क्यों करेगा वहां क्लिक करने पे, वहां एरर दिख रही है उसको भी, ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट है तो वो क्यों क्लिक करेगा वहां पे। भैया तुम्हारे अकाउंट में वहां ऊपर एक बैलेंस दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बैलेंस की, बैलेंस 0 है और नीचे एक विड्रॉ का बटन है, तो तुम विड्रॉ पे क्लिक नहीं करोगे, क्यों, बैलेंस 0 है। अब पीछे कोई प्रोसेस हुई है ना, जैसे कहिए तुमने कल यार खाते में तो पैसे ही नहीं, विड्रॉ कैसे करूं, तो तुमने भाई दोस्त को बोला, रौनक को बोला, रौनक 500 रुपए डाल खाते में, मेरे को निकालने है, तुम एटीएम पे खड़े हो, इसने 500 डाल भी दिए, लेकिन वो विड्रॉ अभी भी 0 लिखा हुआ, वो 500 नहीं हुआ, तो तुम विड्रॉ पे थोड़ी क्लिक, भाई हो सकता है खाते में आ गए हो, तुम विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो हो सकता है 500 आ जाए, लेकिन वो ऊपर मैसेज 0 आ रहा है, तो तुम रो रहे हो आए नहीं यार, तूने किए नहीं, बेवकूफ बना रहा तू मेरे को, तो ये बोले तक मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, फिर भी तुम बोलो यार 0 से बढ़ ही नहीं रहा, यार यहाँ तो 0 दिखा रहा है यार, तुम विड्रॉ पे क्लिक थोड़ी करोगे तुम एज ए नॉर्मल, क्योंकि ऊपर तो 0 दिखा रहा है ना, आपका बैलेंस कितना बता रहा है 0, तो तुम क्यों क्लिक करोगे। हो सकता है कि खाते में आ गए पैसे, वो सिर्फ 0 गलत दिखा रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, जब खाते में पैसे आ गए तो वहां 500 हो जाने चाहिए थे, लेकिन यूजर को 0 दिख रहा तो क्यों क्लिक करेगा उसमें, मैं क्यों उस बटन पे जाके क्लिक करूंगा जबकि आपका सिस्टम बोल रहा है कि ये यूजर नेम में मेनली ऐसी आती है ना। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, अब इसको सुधारेंगे अभी अपन का, लेकिन ये बात समझ आ गई। जनरली हम तो सबमिट तो करते ही हैं, क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मैं कर नहीं रहा ना, मैं भी एबला हूं ना, यूजर भी एबला है, और मैं क्यों करूं क्लिक, मुझे तो एरर नजर आ रही। हाँ सर, ये यूज अपन सोशल मीडिया पे जो यूजर नेम डालते हैं उस पे जब मुझे एरर दिख रही है यहाँ पे कि भाई आपने रोल नंबर, अब ये एरर कब की थी, जब मैंने यहाँ पे 102 डाला था, ठीक, अब मैंने यहाँ अगर रोल नंबर बदल दिया और अभी भी मुझे वो एरर दिख रही, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि ये एरर इस 1123 के लिए दिख रही है, मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं कि ये एरर पहले वाले की थी, डेवलपर ने बदलनी होगी, मैं थोड़ी टेक्निकल बंदा हूं, मैं तो गांव पे आके बैठा चला रहा हूँ, मैं इतना दिमाग तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो ये दिमाग लगाऊंगा कि इधर एरर आ रही है, क्यों बोल रहा है कि रोल नंबर ऑलरेडी, मैं क्यों क्लिक करने जाऊंगा वहां पे, ठीक है। सुधारेंगे इसको अपन कल, लेकिन आप मुझे आज आपको थोड़ा सा टास्क देना है, नहीं बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने ब्रांच ली थी है ना, ये जो ब्रांच आ रही है CS EC राइट, ये सारी पहले से फिक्स थी, पहले से फिक्स मतलब मैंने यहाँ पर अपने मन से ही सिलेक्ट के अंदर डाल दिया था। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्ट के अंदर स्टेट नहीं बना रहा हूँ, जो चीज मुझे बदलनी होती वो स्टेट में, जो फिक्स होती उसको स्टेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्लास लेवल पे क्या किया, this डॉट क्या था, ये ब्रांच ना, एक ब्रांचेस करके मैंने एक अरे बना लिया, तो इस अरे के अंदर डाल दिया मैंने CS EC मैकेनिकल सिविल IT। ये स्टेट नहीं है, हाँ ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और स्टेट क्यों नहीं बनाना, क्योंकि इसको बदलना नहीं, जो है वो है, 5 ब्रांचेस फिक्स है मेरे पास, तो ये मैंने एक अरे बना लिया। और ये जो सिलेक्ट टैग था हमारा, इसमें अब ये मैनुअल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब हम मैप के थ्रू दिस डॉट ब्रांचेस डॉट मैप, इसमें से एक एक ब्रांच उठाता जाऊंगा मैं, और उसको कहता जाऊंगा कि तू ऑप्शन टैग लगाता जा और एक एक ब्रांच छाप दे, तो छप जाएंगी, आ गए होंगे अभी भी ऑप्शन टैग सारे, CS EC मैकेनिकल सिविल IT, पहले मैनुअल थे अब अरे से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट, ठीक। अब यही लाइन मैंने फिर से कॉपी करी, और ये जो डिजाइन थी हमारी, जहाँ मैंने फॉर्म टैग बंद किया था, ये फॉर्म टैग बंद हो गया था, इसके नीचे मैंने एक डिवीजन बनाया, डिवीजन को मैंने क्लास नेम दिया रॉ MT3
और यहाँ पर एक डिवीजन बनाया मैंने क्लास नेम, और इसको मैं 12 की साइज दे देता हूँ, मुझे उसमें कोई टेंशन अभी कुछ देना नहीं है। पूरा का पूरा 12 का 12 कॉलम ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वही ब्रांचेस, वही मैप शुरू से लगाया मैंने यहाँ पे, बट यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दिखाना है। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको यहाँ पे कुछ दिखाना है, तो या तो हम डिवीजन दिखाएंगे या बोल्डिंग दिखाएंगे या कुछ भी दिखाएंगे। अब कभी कभी रिएक्ट में होता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं पता हमको क्या दिखाना है, तो रिएक्ट हमको एक खाली बक्सा, खाली ऑब्जेक्ट भी देता है, जिसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। ये लो, ये भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नहीं, ये स्पैन की तरह काम करेगा बेसिकली, कुछ नहीं है इसके, बस है, इसका कोई अपना कोई बिहेवियर नहीं है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक बटन बनाया। बटन पे मैंने क्लास नेम दिया BTN प्राइमरी, बन गया बटन। इस बटन के अंदर मैंने लगाया BH, यानी कि ब्रांच का नाम। तो आप देखोगे बटन आ गए, सारे ब्रांच, पांचों ब्रांच के नाम आ गए, लेकिन बहुत फास्ट में आ रहे थे। मैंने कहा @NBSP, यहाँ पे मैंने 3 स्पेसेस लगा दी, तो ये सारे ब्रांच के नाम आ गए। ठीक, बस कॉपी। इस मैप के बाद, इस पूरे मैप के चलने के बाद मैंने यहाँ पर एक बटन और ले लिया, इसमें मैंने लिख दिया कि टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कैसे पता लगेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट मुश्किल काम मैंने कर दिया, इजी आपको करना है। मुझे इन सबकी काउंटिंग चाहिए कि इन नीचे जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं उसमें CS वाले कितने हैं, EC वाले कितने हैं, मैकेनिकल वाले कितने हैं, सिविल वाले कितने हैं, IT वाले कितने हैं। टोटल भारी काम मैंने कर दिया, राइट। अब मैं अगर नया ऐड करूंगा 105 तो है, 109 हितेश, और ये किसी भी ब्रांच का हो, और hitesh@whatever.com, और उसके मार्क्स। तो ये टोटल काउंटिंग जब ये 5 है, ये जैसे ही ऐड होगा तो 6 हो जाएगी। ठीक, हाँ, जैसे टोटल स्टूडेंट के बगल में 6 आ रहा है, ऐसे इन CS, EC, ME, सिविल, इन सब के बगल में इनकी काउंटिंग आएगी। जैसे अभी IT वाला कोई नहीं है तो 0, सिविल वाला 2, ME 1, EC 1, CS 2। और जब मैं नए ऐड करूं, डिलीट करूं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन भी आता जाए। मुझे हर एक ब्रांच के नंबरिंग्स चाहिए यहाँ पे। पहला काम जो आज आप करोगे, है ना। और अगर कोई आप में से ऐसा होनहार है जिसने कर लिया, तो फिर अगली स्टेप पे भी जा सकता है। वो ये कि जब मैं CS पे क्लिक करूं तो सिर्फ CS वाले दिखें, EC पे क्लिक करूं सिर्फ EC वाले दिखें, मैं टोटल पे क्लिक करूं सारे दिखें। ये अगली स्टेप है, लेकिन आपको पहली स्टेप पार करनी है, फिर दूसरे पे जाना है। पहले तो काउंटिंग दिखाओ, तो डेटा डिलीट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 1000 स्टूडेंट का डेटा ऐड हो गया, मैं टोटल पे क्लिक करूंगा सारे दिखेंगे, IT पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ IT वाले, बाकी वाले दिखना बंद हो जाने। जब दिखना बंद कैसे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्यों बताऊंगा, मैं काम दे रहा हूँ। डिजाइन तो इतनी भारी भरकम डिजाइन बना दी मैंने तुम्हारे लिए, अब कोड आपको लिखना है। तो आज आपके पास काम है, कल हम इसको और कुछ नई चीज सीखेंगे, इसके अंदर और सुधारेंगे इसको, लेकिन तब तक आप इसको करें। लेकिन जो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.